हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे द स्फीयर पर। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल, लेकिन स्फीयर क्या है? स्पेस में सर्कल की तरह, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें भी लाई करने वाला प्रत्येक पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर रहता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोल दिया जाता है। और ये जो फॉर्मेशन है 3D में, इसे हम स्फीयर बोलते हैं। करेक्ट। अब अगर स्फीयर के लिए अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं आपसे, इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको सेंटर पता हो और दूसरा आपको रेडियस पता हो। ठीक। अगर मान लिया सेंटर के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और रेडियस r दिया हुआ है आपको, ठीक, तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन केस ऑफ सेंटर एंड रेडियस गिवन। करेक्ट इतना? अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर z वाले पोर्शन को आप थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं तो ये एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, हाँ है ना? तो कहीं ना कहीं सर्कल से बहुत ज्यादा ये कोरिलेटेड है, तो आपको आसानी होने वाली इसे समझने में। ठीक। चलिए अब सपोज करिए किसी दिन सेंटर ओरिजिन हुआ और रेडियस आर हुआ, तो उस दिन आपका क्या बन जाएगा? ये उस टाइम पे बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उस टाइम पे ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट इतना? ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि जो ये x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम जनरल फॉर्म की तरफ चले जाते हैं, यानी कि स्फीयर की जनरल फॉर्म भी है कुछ। ठीक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करें जो इसी से रिलेटेड है। आपसे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर having center 0, -3, 4 and radius r is equal to 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट। ठीक। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? x1 आपको पता चल गया कितना है, y1 पता है, z1 कितना है। ठीक। ऐसी r की वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, सॉरी 8z, सॉरी फॉर दैट, 8z इक्वल टू 25। ठीक। तो ये जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह का आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4x माइनस प्लस 6y माइनस 8z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह की एक फॉर्म मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो किस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी, ये समझ आ गया। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म बड़े काम की है इसकी, तो उसकी बात की जाए। ठीक है, जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी जब भी आपको जनरल इक्वेशन दी होगी तो आपने इसी से कंपेयर करना है और इसी की मदद से आपको क्या मिलना है? u, v, w और d की वैल्यूज मिलनी है। ठीक है, और ये कहीं और से नहीं आई है, जो आपका थोड़ी देर पहले मैंने आपको x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बताया था। इसी की मदद से ये जनरल फॉर्म भी मिली है। ठीक है, यानी कि आपको कहीं भी 2 डिग्री की 2 डिग्री में कोई जनरल इक्वेशन दिखाई देती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने क्या ध्यान देना है? अगर वो स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा। ठीक। और दूसरा एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, वाई जेड या जेड एक्स, इस तरह के कोफिशिएंट आपको नहीं दिखाई देंगे। इनके सबके कोफिशिएंट कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपने ध्यान देनी है
कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जैसा ही होगा और हो सकता है कि कहीं कहीं पे 1 हो, ठीक है। और अगर 2 भी हुआ तो कॉमन लेके बात बन जाएगी, ठीक। और बाकी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं दिखाई देते। अगर मैं बात करूं किसी भी जनरल इक्वेशन की इन 2 डिग्री, वो तभी स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी जब आपका उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। अब अगर आपको जनरल फॉर्म दी है, जनरल इक्वेशन दी है, तो इसकी मदद से आप सेंटर कैसे ढूंढेंगे? तो सेंटर ढूंढने का तरीका है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और रेडियस ढूंढने का तरीका है, रेडियस आप कैसे ढूंढ पाएंगे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ अगले जो एग्जांपल ले रहे हैं इस पे, ठीक। कहता है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। और स्फीयर दिया हुआ है मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, सॉरी 2ux नहीं है इस बार दिया हुआ पॉइंट क्या, -4x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w z प्लस d इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक। तो आपको समझ आ रहा होगा 2u जो कोफिशिएंट है वो किसका है? x का। तो x का जो ओरिजिनल कोफिशिएंट है -4 है, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई कितनी? -2। ऐसे 2v जो है वो कोफिशिएंट है किसका? y का, और वो 6 है तो v की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली 2w इज इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज w इज इक्वल टू 1, ठीक है। और d इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। तो जब सारी वैल्यूज आ गई तो सेंटर क्या निकल जाएगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -3 -1। तो ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? रेडियस। तो रेडियस के लिए आपने क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी वाला। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ यू यानी कि 4 बन जाएगा उसका स्क्वायर, 9 बन जाएगा प्लस 1 माइनस 5, ठीक है। तो अगले में आए तो ये अंडर रूट ऑफ 9 बचता है जो कि कितना? 3 यूनिट आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। कंफर्म इतना? तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा सेंटर, और अगर रेडियस आपको फाइंड करने को कहता है और जनरल इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो, ठीक। अब इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, काम का पॉइंट है। कहता है कि आपका अगर कोई स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, ये स्फीयर में अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर किसी भी पॉइंट पर जितना एंगल बनाएगा स्फीयर में वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सर्कल में भी यही होता है कि डायमीटर 90 डिग्री ही बनाता है। यही काम यहाँ भी हो रहा है, कहीं भी बनाए जो डायमीटर के थ्रू अगर एंगल बन रहा है सर्कल के किसी भी कोने में तो वो कितना डिग्री होगा जी? 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डायमीटर फॉर्म की, ठीक है। यानी कि सर्कल की इक्वेशन, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन ढूंढनी है, लेकिन कैसी फॉर्म है? डायमीटर। डायमीटर फॉर्म का मतलब है कि आपको डायमीटर के जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा या इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे इस बार। मान लो ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में ये डायमीटर है, ठीक है। ये P पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और दूसरा ये Q पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। यानी कि जो ये P और Q है ये क्या है? एंड पॉइंट्स हैं किसी डायमीटर के, ठीक। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म इतना? शायद इसमें कोई परेशानी हो आपको। अब अगर इसका एक एग्जांपल उठाएं तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। चलिए एग्जांपल उठा लेते हैं, क्या ना। एग्जांपल कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर described on the line joining 1, -2, 3 and
-2, 3, -1 एज डायमीटर, यानी कि ये P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो वैल्यूज रखो जरा, x माइनस x1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x माइनस x2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा, y प्लस 2 और y माइनस y2 आ जाएगा 3 और ऐसी z माइनस z1 आ जाएगा -3 और z माइनस z2 आ जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 और प्लस जेड स्क्वायर -2z और -3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2z और कांस्टेंट हमको ऐड करें तो -2 -8 हो गया, -9 कितना हो जाएगा, -11 आई थिंक, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इस तरह से डील करनी है, अगर डायमीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने ऐसे काम करना है, तो आसान है आई थिंक। चलिए आगे बढ़े, फिर अब 4 पॉइंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट फॉर्म। 4 पॉइंट फॉर्म, अब ये 4 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक। तो 4 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। जनरल इक्वेशन पे आ जाओ वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है ना जनरल इक्वेशन। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन में हमें फाइंड करने हैं तो सिर्फ 4 वेरिएबल हैं, यानी कि u, v, w और d, ये 4 ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज अगर हमें पता चल गई तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पता चल जाएगी, है ना। तो 4 डिफरेंट वेरिएबल को फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से ये 4 पॉइंट फॉर्म है। यानी कि अगर आपको इसमें पता है कि 4 पॉइंट गिवन है तो आप इसमें से u, v, w और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसी में पुट करके आप फाइनल जो स्फीयर की इक्वेशन है वो फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन कहता है तो कोऑर्डिनेट हो गए 0,0 और अगला पॉइंट दिया हुआ है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए बी सी विद द एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी सी इंटरसेप्ट है, तो ए बी सी अगर इंटरसेप्ट है तो a,0,0 हो गया, दूसरे में 0,b,0 हो जाएगा और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 0,0,c, यानी कि ये 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और आपसे कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, ठीक। तो आप वापस आएंगे अपने ओरिजिनल पे, यानी कि जनरल फॉर्म पे आएंगे और जनरल फॉर्म में आने के बाद आप u, v, w और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पहला पॉइंट पुट कर दो, क्योंकि अगर आपका ये स्फीयर ओरिजिन से पास होता है तो इसकी ओरिजिन को इसकी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही इसमें आपका ओरिजिन हमने पुट किया तो ये आया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज डी की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 0, ठीक। दूसरा अगर आप इसमें a रखते हैं गिवन स्फीयर में तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2ua प्लस 0 प्लस 0 और d की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई कितनी, -a/2। सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी -b/2 और सिमिलरली w की वैल्यू आ जाएगी -c/2। तो अगर ऐसा होता है तो ये वैल्यू आपका सब रखने पर ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करना आपको आइडिया आ गया होगा, क्लियर है, ठीक। चलिए जी, तो 4 पॉइंट फॉर्म भी आपको समझ आ गई और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है हमने वो भी कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, यानी कि अगर आपका कोई स्फीयर प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर को अगर किसी प्लेन से कट कर दिया जाए तो क्या होने वाला है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर को मैंने प्लेन से कट कर दिया तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिल जाएगा आपको, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे क्या फाइंड होगा, एक सर्कल फाइंड होगा। देखिए स्फीयर आपको पता है, स्फीयर को अगर मैं कट करता हूँ किसी पर्टिकुलर प्लेन से तो आपको क्या गेन होने वाला, आपका जो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो जो कॉमन एरिया होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एक सर्कल होगा। वो कॉमन एरिया क्या होगा, एक सर्कल होगा, करेक्ट। तो मान लो स्फीयर की इक्वेशन दी थी आपको
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w z प्लस d इज इक्वल टू 0। मान लिया आपको ये सर्कल की इक्वेशन दी है, ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन दी है, मान लो lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ये प्लेन की इक्वेशन दे दी। इस प्लेन ने यानी प्लेन 2 से प्लेन 1 स्फीयर 1 को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक स्फीयर की इक्वेशन चाहिए और एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए, बस, ठीक। अगर ये दोनों इक्वेशन एक साथ हमें दी हुई है तो इसका मतलब वो जो चीज बन रही है वो आपका क्या है, एक सर्कल है, करेक्ट। अब सर्कल से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये आपका सेंटर है किसका, स्फीयर का, और ये जो सेंटर है नीचे में जिसे मार्क कर रहा हूं, ये सेंटर है किसका, सर्कल का, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा कि आपका सर्कल का रेडियस फाइंड करिए। ये यहां से लेके यहां तक मैं रेड पेंसिल से मार्क कर रहा हूं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका जो ये है, ये लेंथ, ये एक्चुअल में रेडियस है किसकी, सर्कल की, ठीक। और यहां से लेके इस पॉइंट पे जो रेडियस है वो एक्चुअल में किसकी रेडियस है, वो स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सर्कल का सेंटर बताइए, सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए, और दूसरा सर्कल का रेडियस बताइए, ठीक है। और सर्कल कब बन रहा है, जब कोई प्लेन कट कर रहा है किसको, स्फीयर को कट कर रहा है, तब आपका क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए अब थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझा दिया जाए। ठीक है, एक सर्कल ले आते हैं, थोड़ा ठीक ठाक सा सर्कल बनाए तो आसान हो जाए समझने में, है ना। ये आपका एक स्फीयर है मान लीजिए, ठीक। और अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर में आपने क्या ध्यान देना है, अगर कोई प्लेन इस स्फीयर को कट करता है तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, सर्कल होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा, और इसका सेंटर मान लिया ये है। तो यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल में रेडियस है किसका, स्फीयर का, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और जो सर्कल का रेडियस है उसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। ये सेंटर है सर्कल का, तो ये जो डिस्टेंस है, ये से स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं, और इस डिस्टेंस को पी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पी जो है एक्चुअल में क्या है, ये एक प्लेन है नीचे एक्चुअल में, है ना। तो प्लेन, किसी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस आप सभी समझ गए हैं, है कि नहीं, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक। तो प्लेन, ये आपके इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे, -u -v -w, ये हमें पता है। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस प्लेन के डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, यानी p फाइंड हो चुका होगा, और रेडियस ऑफ स्फीयर हम निकाल चुके होंगे, तो r निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। r का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, r के लिए, है ना। ठीक, इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की, यानी इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल उठाते हैं, फिर बात होगी, ठीक। चलिए जी, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि एक सर्कल है, ठीक। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। तो आपसे कहता है एक सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल दिया होगा तो आपको ऑब्वियस पता है कि सर्कल में हमें क्या क्या दिया होगा, एक स्फीयर दिया होगा और एक दूसरा प्लेन की इक्वेशन दी होगी, ठीक। कहता है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2y -4z -2y -4z -11 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा दिया है मैं प्लेन, प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 15, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गई, यानी कि स्फीयर 1, और ये प्लेन 2 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो कंबाइंड अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक्चुअल में एक सर्कल है, और इस सर्कल से रिलेटेड मुझे दो चीजें पूछी जा रही, एक रेडियस पूछा जा रहा है सर्कल का, और दूसरा सेंटर पूछा जा रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं सर्कल के, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कैसे फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या सोचना है कि आपका जो स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर को पकड़ो आप,
अगर आपको स्फेयर गिवन है तो इस स्फेयर का सेंटर आपको पता है क्या होता है, और प्लेन से इसको अगर मैं कट करता हूं तो यहां मिलता है मुझे क्या, सर्कल। ठीक, ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपका निकाल दिए जाएंगे किसकी मदद से, लाइन की मदद से बनाऊंगा। अब वो कैसे बना रहा हूं वो देखिएगा। सबसे पहले आप इस सर्कल के रेडियस ढूंढ लो, सॉरी स्फेयर के रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, है ना। तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आप यहां से ढूंढ पाएंगे। यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, नहीं यू की वैल्यू आ रही है 0, सॉरी, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं उधर। और वाई यानी कि वी की वैल्यू आ रही है -1, और डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है कितनी, -2, और डी की जो वैल्यू है वो है -11। ठीक है, तो जब मैं रेडियस ऑफ स्फेयर ढूंढने गया तो ये चीज आपका आ गया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर दैट इज 0 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना, 11। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, तो ये बन गया 4। ठीक है, रेडियस मिल चुका है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू थी वो मिल चुकी। कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। ठीक, अब दूसरा इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होता है -u -v -w होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट कौन मिल रहे हैं आज, -u मतलब 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2, तो 0 1 2 मिल गए सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दूसरा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, जिसे मैं कहता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर C 0, 1, 2 फ्रॉम प्लेन 2। प्लेन 2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, P इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, या प्लस डी जो भी आएगा आपका, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो बात की थी हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब प्लेन पढ़ा था। तो ए एक्स वन यानी ए की जगह कौन है आज, 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, और माइनस लेफ्ट में आएगा तो 15 माइनस का, ठीक है ना। और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर अगेन 4, और मॉड रख दिया ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये बन गया 2 2 टू 4 4 और 2 6, तो ये बनता है -9, दैट इज 9 हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि मॉड हटाऊंगा तो 9 बन जाएगा, और अपॉन में 3। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। ठीक है, यानी कि ये लेंथ आ गई आपका 3। ठीक, इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 आ चुका है, ये 4, तो रेडियस आपका निकल जाएगा। ठीक है, रेडियस निकालना बड़ा आसान हो गया है। अब रेडियस की वैल्यू क्या निकलने वाली वो देख लीजिए। रेड पेन से बना रहा हूं, और ये जो डिस्टेंस है ये r थी, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या था, कैपिटल R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मैं आर स्क्वायर कितना है बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, तो बचता है कितना, 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 7। तो ये तो आ गया रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस मिल चुका है, एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब सेंटर कैसे ढूंढना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, तो सेंटर ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, देखिएगा, सेंटर ऑफ सर्कल ये ढूंढने के लिए आपने क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये आपका स्फीयर था, ठीक है, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर में ये सेंटर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, और यहां कहीं आपका प्लेन ने कट किया जिससे हमने बनाया क्या, एक सर्कल। ठीक, और इस सर्कल में ये जो पॉइंट है ये मेन है, यही हमें ढूंढना है। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लेन है, जो ये आपको लाइन जैसी दिख रही है एक्चुअल में एक प्लेन है। और अगर ये प्लेन है तो इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही तो इसकी इक्वेशन। इसका मतलब इस प्लेन के नॉर्मल के drs कौन है, नॉर्मल्स drs कौन है, नॉर्मल के drs है 1, 2, 2। इसका मतलब हुआ अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं, ये c है मान लो, ये पॉइंट जो एनी पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये जो एनी पॉइंट बन रहा है यहाँ पे नीचे पे, ये जो सेंटर है मेरा, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने p मान लिया इसको। ठीक, तो ये जो cp लाइन है ये एक्चुअल में इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है। इसका मतलब ये dr इसके लिए भी काम करेंगे, और एक पॉइंट हमें पता चल गया, तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन ऑफ
सीपी, इक्वेशन ऑफ सीपी कैसे बन जाएगी, देखो x माइनस x1, x1 मतलब 0 अपॉन ए का मतलब मेरा 1 हो गया, dr से ले लिए किसके, प्लेन के नॉर्मल के, इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 1 और अपॉन में 2, z माइनस z1 यानी 2 अपॉन 2, ठीक, इक्वल टू r मान लिया गया इसको। अब इस r की मदद से मैं एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, एनी पॉइंट ऑन सीपी। तो सीपी में एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, फर्स्ट वाले को इक्वेट करो r के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई r, दूसरे वाले से आई 2r प्लस 1, तीसरे से आई 2r प्लस 2। तो ये जो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले, मान लो यही कौन है, p है, और यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, और यही आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है, इसी को फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो p पॉइंट है एक्चुअल में ये प्लेन में लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेन में लाई करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह हमने रख दिया r, y की जगह रख दिया 2r प्लस 1, और z की जगह रख दिया 2 टाइम्स ऑफ 2r प्लस 2, और माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। तो आगे बढ़े तो r प्लस 2 4r प्लस 2 प्लस 4r प्लस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आगे बढ़े तो ये 9r हो गया शायद, और ये 2 और 4 6 होता है, तो ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और r की वैल्यू 1 आते ही p के कोऑर्डिनेट निकल गए 1, 3, 4। तो ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल गए किसके, सर्कल के, जो रिक्वायर्ड सर्कल था उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, और रेडियस हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से काम करना है, आपसे पूछा जाएगा या तो सर्कल का सेंटर पूछा जाएगा, या आपका सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा, कोई एक चीज पूछी जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, ठीक, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहीं से ना एक क्वेश्चन और बनता है, कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर्स, यानी दो स्फेयर का इंटरसेक्शन आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर्स। अगर दो स्फेयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये स्फेयर और ये स्फेयर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो वो इक्वेशन बड़ी आसान है। मान लो पहले स्फेयर की इक्वेशन s1 है, तो s1 इक्वल टू 0, s2 इक्वल टू 0, या तो मैं इससे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, या s1 इक्वल टू 0 और s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, या s2 इक्वल टू 0 और s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। तीन तरीके हैं आपको पास रिप्रेजेंट करने के। एक्चुअल में होता क्या है, जब दो स्फेयर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक सर्कल गेन होता है, हर बार क्या गेन होता है, एक सर्कल। और एक सर्कल अगर गेन हो रहा है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सर्कल के लिए क्या क्या चाहिए, एक स्फेयर 0 होना चाहिए और दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, यानी कि स्फेयर और प्लेन मिल जाने चाहिए। तो यहाँ अगर हम स्फेयर और स्फेयर को 0 रखें तब भी वही रिप्रेजेंट करता है, ये स्फेयर और प्लेन ही तो है एक्चुअल में। देखिएगा, अगर मैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करूंगा, तो आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएंगे, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कटने के बाद बचेगा क्या, एक्स वाई जेड बचेंगे, और एक्स वाई जेड बचेंगे तो प्लेन ही तो है कि नहीं। तो आपका जब दो स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें से आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, और अगर सेकंड और थर्ड से करते हैं, तो ये चीज हमको पहले से पता है कि कैसे आपका उस पर काम करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सर्कल पे काम किया हुआ है, और उस सर्कल में एक स्फीयर के साथ दूसरा प्लेन है, ठीक है, समझ आ पा रहा है इतना। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, या पासिंग थ्रू द सर्कल, तो आपका आंसर होगा s प्लस लेमडा p इज इक्वल टू 0। आपका आंसर क्या होगा, s प्लस लेमडा p इज इक्वल टू 0। और अगर मान लो दोनों स्फीयर से पास हो रहा है इंटरसेक्शन से, तो s1 प्लस लेमडा s2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी शायद, है ना, क्लियर है। और एक छोटा सा टर्म और है इसमें, ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल क्या है देखिएगा, ग्रेट सर्कल का मतलब है जब किसी स्फेयर को कट करने वाला जो प्लेन है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए, ठीक है, यानी सर्कल तो बने लेकिन कहां पे बने, वो सेंटर पे बने। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो स्फेयर का रेडियस होगा वही सर्कल का भी रेडियस होगा, और जो स्फेयर का सेंटर होगा वही सर्कल का भी सेंटर होगा। तो ऐसे केस में जो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल को कहते हैं ग्रेट सर्कल, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ठीक। अब एक और टर्म मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी ज्यादा तो मुझे बता देना, अदरवाइज शायद ही कुछ प्रॉब्लम हो इतनी।
तो चलिए जी, मैं बता रहा हूं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपने किस तरह से फाइंड करनी है। सपोज करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक, यानी किसी स्फीयर के लिए जो टेंजेंट प्लेन बनेगा वो उसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, सपोज करिए इक्वेशन दी है आपको स्फीयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w z प्लस d इज इक्वल टू 0। ये दी हुई स्फीयर की इक्वेशन और आपसे कहता है कि x1 y1 z1 पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, यानी कि टेंजेंट प्लेन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या बताना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बतानी। तो ट्रिक क्या है वो देखिएगा। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है कौन सी, स्फीयर की, तो इसको आपने क्या करना है, एक्स एक्स को अलग लिख दो। जैसे देखो x इंटू एक्स लिख दिया, यहाँ y इंटू वाई, यहाँ z इंटू जेड, और इधर 2 का फायदा क्या उठाना है, देखो u बाहर रखो, x प्लस एक्स रख दो इसको, और यहाँ v बाहर y प्लस वाई, और यहाँ w बाहर, और z प्लस जेड, और सॉरी z प्लस जेड, और d एज इट इज रहेगा जैसा है। अब आपने क्या करना है, एक x1 को रिप्लेस कर दो, सॉरी एक x को रिप्लेस कर दो x1 से, एक y को रिप्लेस कर दो y1 से, एक z को रिप्लेस कर दो z1 से। तो अभी क्या बन जाएगा, x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z, है कि नहीं, z1 z प्लस u इंटू एक्स प्लस x1 प्लस v इंटू वाई प्लस y1 प्लस w इंटू जेड प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यही जो इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है एट पॉइंट x1, y1, z1। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं नया नहीं करना है। देखो x1 y1 z1 अगर आपको पता होंगे, नंबर्स होंगे ये, तो उस टाइम पे और सिंप्लीफाई हम इसको कर पाएंगे। करेक्ट इतना? ठीक, चलिए जी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ इसी से रिलेटेड, टेंजेंट प्लेन से रिलेटेड, तो आपको कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, एक स्फीयर की इक्वेशन दी है, स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आपसे कहता है कि इस स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन ढूंढिए कहां पर, -1, 0, 5 पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक कर देंगे, तो x x1 हो जाएगा प्लस y y1 हो जाएगा प्लस z z1 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2x का क्या हो जाने वाला है, x प्लस x1, और यहाँ से 2 बाहर लेके y प्लस y1, और यहाँ से 3 बाहर लेके z प्लस z1, और प्लस में कितना है 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जहां x1 y1 z1 दिख रहा है वहां ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x1 की जगह माइनस एक्स बन जाएगा, y में 0 बन जाएगा, z में क्या बन रहा है 5z माइनस x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 0 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 5z माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2y माइनस 3z माइनस 15, और ये प्लस में कितना 2 इज इक्वल टू 0। तो x वाले टर्म उठा लो, माइनस 2x हो रहा है, और y वाले में माइनस 2y हो रहा है आई थिंक, और z वाले में प्लस 2z हो रहा है, और कांस्टेंट टर्म बचा 1 और 15, ये 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -12 हो जाएगा आई थिंक। 2 कॉमन आ रहा है सबसे, और माइनस भी कॉमन ले लो तो x प्लस वाई माइनस जेड, और ये माइनस प्लस में कितना बच जाएगा 6 इक्वल टू 0 बन जाएगा शायद, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये कौन हो गया, टेंजेंट प्लेन हो गई। ठीक, ये आपको समझ आ रहा होगा सभी को। ठीक, तो टेंजेंट प्लेन किस तरह से ढूंढना है आप सभी को समझ आ गया होगा। और इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू अ सर्कल, यस, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू किससे, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और उस पर आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बन पाए तो प्लीज कमेंट करेंगे या शेयर कर देंगे आपका, ठीक है, तो बात बन जाएगी। अब एक छोटा सा टर्म और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये शायद आपका काम बन जाए अगर क्वेश्चन आता है। तो अगर मान लो दो सर्कल, दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो स्फीयर अगर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं,
तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की बात करें या टू स्फीयर्स की बात करता है, अगर एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स की अगर ये बात करता है तो ऐसे केस में आपने क्या ध्यान देना, देखिएगा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में सेंटर्स है, हाँ है ना, और ये टेंजेंट हो जाएगी और ये रेडियस भी बन गया इसके लिए, पहले वाले के लिए, ये दूसरा ये टेंजेंट बन गया दूसरे वाले सर्किल के लिए, है ना। और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो इस डिस्टेंस बिटवीन यानी ये C1 है और ये C2 है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स को मैंने स्मॉल d से डिनोट किया और ये R1 बन गया और ये R2 बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ये एंगल बन रहा है दो स्फीयर के बीच का, तो इस एंगल को कैसे डिनोट करते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। cos थीटा इक्वल टू बन जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये आपको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 2R1 R2 है। तो ये एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स को आप इस तरह से फाइंड कर पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक। और इसमें आपको सभी चीजें पता है कि C1 C2 R1 R2 पता है, और अगर C1 C2 पता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स भी आप फाइंड कर पाएंगे, है ना, एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी मदद से बना लेंगे उसको, ठीक। R1 R2 की वैल्यू पुट करिए, डी की वैल्यू पुट करिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है तब, ठीक। चलिए, तो कहानी को यहीं समाप्त करेंगे और फिर से आपका मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक। आप प्रीवियस ईयर भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन इसका क्लियरली दिया हुआ है, सेंटर और रेडियस के लिए दिया है शायद। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, ये जो इक्वेशन दी है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, स्फीयर को, कोन को या सिलेंडर को, इस तरह की सिचुएशन दी है। उसमें तभी बात कर पाएंगे हम जब सिलेंडर और कोन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।